हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गो टू साइंस। क्या आपको पता है कि ह्यूमन ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है? क्या आपको पता है कि अगर कहीं पर आपको एंट यानी चींटी ने काट लिया तो आप उस पर मेटल की कोई भी चीज जरा सा उसके ऊपर आप लगाते हो या उसके ऊपर आप रब करते हो तो उसमें आपको आराम मिलने लगता है। क्या आपको पता है कि एसिड को डाइल्यूट करने के लिए यानी एसिड को तनु अवस्था में लाने के लिए आपको पता है कि हम उसमें वाटर ऐड करेंगे, यानी एसिड में हम पानी मिलाएंगे या पानी में एसिड मिलाएंगे। क्या आपको पता है कि एसिड इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर यानी कि अच्छा सुचालक होता है? तो आज की क्लास में हम इन्हीं चीजों पर बात करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट यानी अम्ल, क्षारक और लवण। क्लास 10th का चैप्टर है ये हमारा, और आज की क्लास में हम एक एक चीज एनसीईआरटी के जो एसिड बेस एंड सॉल्ट है उसमें एक एक लाइन बहुत ही अच्छे से बहुत ही कम टाइम में पूरे चैप्टर का एक निचोड़ देने वाला हूं मैं आपको। और मैं फौरन उसके बाद एक कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन की एक सीरीज है छोटी सी, उसको फटाक से सॉल्व करेंगे ताकि आपको इस चैप्टर की सारी टेंशन दूर हो जाए। ठीक है, ये क्लास उन बच्चों के लिए है या उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिल्लिया इस्लामिया या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसको छोड़ के मत जाइएगा। इसके करने के बाद आपके आराम से आपके एंट्रेंस एग्जाम में आने वाले जो भी चैप्टर के 5-6 क्वेश्चंस होते हैं या 6-7 क्वेश्चंस होते हैं वो आसानी से लगा के आ सकते हो आप जीएस के अंदर। आप इसको गवर्नमेंट एग्जाम में जनरल साइंस कहते हैं या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या जामिया मिल्लिया इस्लामिया के अंदर हम इसी चीज को जो है साइंस की कैटेगरी में यानी केमिस्ट्री की कैटेगरी में रखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट यानी कि अम्ल, हिंदी में थोड़ा सा हिंदी मीडियम में भी हिंदी के टर्म्स का इस्तेमाल करेंगे तो जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनका भी फायदा है और जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनका तो फायदा है। ठीक है, तो एसिड, बेसिस, लेकिन मैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स ये कहूंगा कि आप कोशिश करो हिंदी के कुछ इंग्लिश की कुछ टर्मिनोलॉजी से थोड़ा सा आप फैमिलियर हो आप इंग्लिश के कुछ टर्मिनोलॉजी से, ताकि आपको फायदा होगा आगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। इसका पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। एसिड किसे कहते हैं सर, बेसिस किसे कहते हैं या सॉल्ट किसे कहते हैं? बच्चों मैं आपको बताऊं, एसिड यानी अम्ल, हिंदी में कहते हैं इसको। एसिड यानी अम्ल का मतलब होता है कि अगर किसी भी सब्सटेंस को, कोई भी वो सब्सटेंस अगर उसको हमने वाटर सॉल्यूशन में डाला, यानी कि अगर उसको हमने पानी के साथ घुलाया तो अगर उसने H+ आयन रिलीज किया, यानी कि अगर कोई सब्सटेंस को, अगर किसी सब्सटेंस को पानी में डालते ही वाटर सॉल्यूशन में H+ आयन देता है तो हम उस सब्सटेंस का नाम रख देते हैं एसिड। ठीक है बच्चों, यानी अगर कोई सब्सटेंस है, सपोज हमारे पास है HCl, एक एग्जांपल है एसिड का, अगर इसका हमने वाटर सॉल्यूशन लिया तो वाटर सॉल्यूशन लेते ही इसमें से रिलीज होता है H+ और Cl-। ठीक है, यानी ये H+ पहचान है एसिड की। बच्चों क्लियर है इतनी बात? अच्छा, अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो H+ है वो पानी में अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, तो H+ वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके बना लेता है H3O+, जिसको हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं बच्चों। तो कहने का मतलब है कि जब भी किसी एसिड को हम पानी में डालते हैं तो उसमें H+ आयन रिलीज होता है और उसके अंदर कौन से आयन बन जाते हैं? हाइड्रोनियम आयन बन जाते हैं। क्लियर बच्चों? एसिड तब तक H+ आयन रिलीज नहीं कर सकता जब तक कि उसके अंदर वाटर का प्रेजेंस ना हो। क्लियर? बिना वाटर के प्रेजेंस के H+ आयन रिलीज नहीं कर सकता एसिड। तो कोई भी एसिड है, अगर एसिड की प्रॉपर्टी दिखानी है तो उसके कांटेक्ट में वाटर को आना पड़ेगा। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा बेस। सर बेस क्या होता है? अच्छा, एसिड की कुछ पहचान है, एसिड के बहुत सारे टाइप्स हैं। कुछ एसिड के मैं आपको फॉर्मूलाज लिख देता हूं, जैसे सपोज HCl, ठीक है, H2SO4, ठीक है, HNO3, ठीक है, H2CO3, ये सब फॉर्मूला है, CH3COOH, ये सब एसिड के फॉर्मूलाज है, ये सब एसिड के फॉर्मूलाज है बच्चों। क्लियर? ओके, आप इन फॉर्मूलाज को एटलीस्ट इनको तो याद रख ही लेना क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। तो सर ये एसिड है, और एसिड बहुत तरह के होते हैं, नेचुरल एसिड है, सिंथेटिक एसिड है। नेचुरल एसिड में आपने बहुत तरह के एसिड पढ़ोगे, जैसे विनेगर के अंदर जो होता है वो इथेनोइक एसिड पाया जाता है, ये वाला एसिड विनेगर के अंदर पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें नींबू के, लेमन के अंदर, तो सिट्रिक एसिड पाया जाता है, इन्हें सिट्रिक, इसको हम अम्ल कह सकते हैं। और अगर हम बात करें टोमेटो के अंदर ऑक्जेलिक एसिड, टैमरिन यानी इमली के अंदर टार्टरिक एसिड पाया जाता है। तो इस तरह के एसिड्स जो है वो पाए जाते हैं, नेचुरल एसिड है। सिंथेटिक एसिड, इसमें से ये सारे सिंथेटिक एसिड आप देख सकते हो, ये सारे सिंथेटिक है। दिस इज नेचुरल एसिड। क्लियर? ओके, बात समझ आ गई? तो सिंथेटिक और नेचुरल। अच्छा, स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड किसे कहते हैं भाई? स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा? वो एसिड जो H+ आयन ज्यादा रिलीज करे वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जो H+ आयन कम रिलीज करे वो वीक एसिड है। तो एसिड की पहचान, एसिड के टाइप्स आपने समझ लिए होंगे। ऐसे ही बेस के अंदर है बच्चों। बेस क्या होता है? बेस का मतलब है ऐसा सब्सटेंस जो पानी के अंदर घुलते ही OH- आयन रिलीज करे। अगर OH- आयन रिलीज हो रहा है, इसकी बात करें, अगर OH- आयन रिलीज हो रहा है सर वाटर सॉल्यूशन में, देन इट इज कॉल्ड बेस, यानी पानी के साथ घुलते ही OH- आयन देगा। क्लियर? ओके, इसको हम बेस कहेंगे। बेस की पहचान सबसे आसान है बच्चों। अच्छा, जो ज्यादा OH- आयन देगा वो स्ट्रॉन्ग बेस, जो कम OH- आयन देगा वो वीक बेस। यानी कि जो स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है
प्रबल प्रबल क्षार और क्या नाम है, एक दुर्बल क्षार जिसको हम कह सकते हैं। तो प्रबल क्षार कौन होता है भाई, जो ज्यादा OH माइनस आयन है। प्रबल अम्ल कौन होगा, इन स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा, जो H प्लस आयन ज्यादा दे। चलिए अब हम बात करते हैं सर बेसिस के कुछ एग्जांपल। बच्चों कोई भी मेटल उठाओ उसके साथ OH लगा दो, ज्यादातर वो बेस होंगे, जैसे NaOH, KOH, इसको कॉस्टिक सोडा और इसको कॉस्टिक पोटाश भी कहते हैं बच्चों, ठीक है, KOH। उसके बाद CaOH का होल ट्वाइस, इसको लाइम वाटर कहते हैं, लाइम वाटर या स्लेग्ड लाइम, लाइम वाटर या स्लेग्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, ठीक है। ऐसे MgOH का होल ट्वाइस, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जानबूझ के मैं लिख रहा हूं ये सब क्योंकि ये सब अलग अलग नाम से भी जाने जाते हैं। MgOH का होल ट्वाइस के नाम से जाना जाता है, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। MgOH का कॉमन नेम क्या है, तो MgOH का कॉमन नेम बच्चों है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्लियर हो गया, तो ये बेस है, कोई भी मेटल के साथ OH लगा दो बेस हो जाते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, तो ये सब बेसिस हो गए। अच्छा सर अब सॉल्ट क्या होता है, देखो बच्चों क्या है कि जब एसिड को बेस में मिलाते हैं, जब एसिड को हम बेस में मिलाते हैं तो हमें दो चीजें मिलती हैं, एक तो मिलता है सर सॉल्ट और एक मिलता है सर वाटर। एक बात ये बात तय है कि H2O तो मिलना है सर, और सॉल्ट भी मिलेगा जब एसिड बेस से मिलेगा। तो सर एसिड जब बेस से मिलते हैं तो सॉल्ट बनता है। मैं आपको पहचान बता दूं, जैसे मान लो देखो ये HCl है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, इसमें मैं आपको पहचान करवा देता हूं कि सॉल्ट कैसे बनता है। ये HCl है बच्चों, ठीक है, और ये NaOH। आप मुझे बताइए जब इन दोनों का रिएक्शन होगा तो Na किसके साथ आएगा, Cl के साथ, H किसके साथ जाएगा, OH के साथ। बताओ क्या बनेगा, NaCl बना लेगा, जो कि एक नमक है, सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, टेबल सॉल्ट, इन सब के नाम से NaCl को जाना जाता है। NaCl को इन सब नाम से जाना जाता है, रॉक सॉल्ट, टेबल सॉल्ट, है ना, क्या नाम है, कॉमन सॉल्ट। अच्छा उसके बाद H और OH मिलेगा तो H और OH मिलकर H2O बनाएगा, तो बना ना सॉल्ट प्लस वाटर। तो कहने का मतलब है कि सॉल्ट कैसे बनेगा सर, जब एसिड और बेस को मिलाएंगे। क्लियर हो गया। अच्छा तो ये है इंट्रोडक्शन एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। बच्चों देखो ध्यान से, ये सारी कहानी जो हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ी होंगी, ठीक है, टाइप्स ऑफ एसिड वगैरह। देखो जरा इस बॉक्स को देखते हैं, इसके अंदर क्या है बच्चों। इस बॉक्स में बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है, लिटमस क्या है। लिटमस आपको पता है कि इंडिकेटर्स जो है उसके अंदर बहुत सारे कैटेगरीज हैं। इंडिकेटर किसे कहते हैं वैसे सर, इंडिकेटर ये गाड़ी वाला इंडिकेटर नहीं है बच्चों। इंडिकेटर का मतलब यहां पर है कि वो सब्सटेंस जो एसिड या बेस के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे, बाय चेंज इन कलर या बाय चेंज इन स्मेल। किसी चीज को हमने एसिड में डाला, उसने अपना कलर चेंज करके या स्मेल चेंज करके बता दिया कि वो एसिड है या बेस है, तो हम कहेंगे कि सर ये इंडिकेटर है। सपोज इसमें बेस्ट जो हमारा वो है लिटमस, जो कि एक नेचुरल इंडिकेटर है। नेचुरल इंडिकेटर में लिटमस और टर्मरिक आते हैं। लिटमस यानी कि आपको पता है लिटमस पेपर, और टर्मरिक जो है वो हल्दी को कहते हैं, और हल्दी एक इंडिकेटर है नेचुरल। प्राकृतिक सूचक, हिंदी में इसको सूचक कहते हैं। तो कहने का मतलब है नेचुरल इंडिकेटर, प्राकृतिक सूचक, और सिंथेटिक इंडिकेटर भी आते हैं, जैसे फिनोल्फथलीन और मिथाइल ऑरेंज। सिंथेटिक का मतलब आप सबको पता होगा कृत्रिम जिसको हम कहते हैं, तो फिनोल्फथलीन और मिथाइल ऑरेंज। क्लियर है बच्चों। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं सर क्या लिटमस जो है वो दो तरह से, एक लिटमस ब्लू पाया जाता है बच्चों, और लिटमस एक होता है रेड, एक ब्लू लिटमस एक रेड लिटमस। तो बच्चों ब्लू लिटमस और रेड लिटमस कैसे कैसे चेंज करता है बच्चों, ध्यान रखना, ब्लू लिटमस एसिड के साथ रेड हो जाएगा, ध्यान रखना इस चीज को, और रेड लिटमस बेस के साथ, रेड लिटमस बेस के साथ ब्लू हो जाएगा। रेड लिटमस बेस के साथ ब्लू, ब्लू एसिड के साथ रेड, और रेड बेस के साथ ब्लू। सर ब्लू बेस के साथ कोई कलर होगा, नहीं, कोई कलर चेंज नहीं करेगा। रेड एसिड के साथ कोई कलर चेंज करेगा, कोई कलर चेंज नहीं करेगा। तो बच्चों इस तरह से आप इसको रट लो, चाहो तो याद कर लो, बार बार लिखो तो याद हो जाएगा आपको ये। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। लिटमस सॉल्यूशन इज पर्पल डाई। लिटमस सॉल्यूशन का कलर नेचुरली कैसा होता है, पर्पल डाई, विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लाइकेन नाम के ऑर्गेनिज्म, मतलब बल्कि एक प्लांट कह सकते हैं, प्लांट है बिलोंगिंग टू थैलोफाइटा ग्रुप से बिलोंग करते हैं, एंड ये इंडिकेटर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि जब इनको निकाला जाता है नेचुरल फॉर्म में होता है तो ये पर्पल कलर का होता है। व्हेन द लिटमस सॉल्यूशन इज नीदर एसिडिक नॉर बेसिक, तब इसका कलर क्या होता है, पर्पल होता है, यानी कि अपने एक्चुअल फॉर्म में। देयर आर मेनी अदर नेचुरल मटेरियल्स लाइक रेड कैबेज, कुछ और नेचुरल इंडिकेटर है, लाइक रेड कैबेज है ना, लीव्स, टर्मरिक है, अभी मैंने बताया। उसके बाद पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स है, ठीक है, सच एज हाइड्रेंजिया है, पेतुनिया है, जेरेनियम है, which indicates the presence of acid or base in the solution. These are called acid base indicator or sometimes simply indicators. तो बच्चों आई होप आपको ये बॉक्स की इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। आप प्लीज शॉर्ट नोट्स भी बनाते रहें। बेस्ट थिंग ये है कि आप सिर्फ पढ़ो नहीं बल्कि एक नोटबुक रखो और उसके अंदर छोटे छोटे पॉइंट्स ऐड करते रहिए, ताकि आपको फ्यूचर के लिए आसानी हो याद करने में एक बार में। आगे चलते हैं सर। नेक्स्ट है हमारा एसिड एंड बेस इन लैबोरेटरी। देखो कुछ एसिड और बेस के एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। ये आप देखो, ये मैंने अभी बताया है आपको, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, सॉरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ठीक है, इथेनोइक एसिड भी है इसके अंदर, H2CO3 कार्बनिक एसिड होता है इसके अंदर, मुझे नजर नहीं आ रहा। तो ये सारी कहानी, ये एसिड बेसिस के कुछ क्या है एग्जांपल है इसके अंदर, ठीक है। अब चलते हैं, दो दीज इंडिकेटर्स टेल अस वेदर द सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक बाय चेंज इन कलर। तो कलर में चेंज करके तो लिटमस बताता है। अब कुछ ऐसे भी इंडिकेटर्स होते हैं जो स्मेल में चेंज करके बताते हैं, और ऐसे इंडिकेटर जो स्मेल में चेंज करके बताते हैं, ऐसे इंडिकेटर को कहा जाता है बच्चों, क्या कहा जाता है, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऐसे इंडिकेटर जो स्मेल चेंज करके बताए कि
कोई एसिड है या बेस है, इसमें ओल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं उसको। और ओल्फैक्टरी इंडिकेटर के अंदर क्या क्या आता है आपको पता है, अनियन है, उसके बाद क्लोव है, वेनिला है, ठीक है, ये आप देख सकते हो एग्जांपल, अनियन है, क्लोव है, वेनिला, देखो वेनिला है, अनियन है, क्लोव, दीज आर ओल्फैक्टरी इंडिकेटर जो स्मेल चेंज करके बताता है। ठीक है बच्चों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। हमारा एक एक्टिविटी है, आप देख सकते हो, जिसमें जिंक का रिएक्शन चल रहा है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। जिंक ग्रैन्यूल का रिएक्शन, जिंक ग्रैन्यूल का रिएक्शन, तो जिंक का जब H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे बच्चों तो क्या बनेगा, तो Zn किसको जाके डिस्प्लेस कर देगा, हाइड्रोजन को SO4 के साथ, तो ZnSO4 बना लेगा, जिंक सल्फेट और प्लस हाइड्रोजन गैस देगा। तो याद रखना मेटल प्लस एसिड, मेटल सॉरी सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग आगे, इसमें लेकिन थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है, मैं आपको अभी बताता हूं। आइए रिएक्शन पे चलते हैं। देखो रिएक्शन तो बड़ा सिंपल सा लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, लेकिन इसमें बहुत बार बच्चों को, स्टूडेंट्स को फंसाया जाता है इस रिएक्शन में, इसलिए इसको बहुत ध्यान से करने की जरूरत है। बच्चों ध्यान दीजिए, देखिए क्या है, आपको सिंपली एक रिएक्शन दिख रहा होगा यहां पर, मेटल प्लस एसिड, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। लेकिन इस बात का ध्यान रखो बच्चों, बिल्कुल सही है, जैसे मैंने आपसे पूछा कि Zn प्लस HCl बताओ क्या बनेगा, तो सर मेटल है ये और एसिड है, तो सॉल्ट बनेगा ZnCl, तो ZnCl2 बन जाएगा और प्लस में H2। सर इसमें कोई गलती नहीं, कोई गलती नहीं इसके अंदर, सब ठीक है इसके अंदर। लेकिन इस बात का ध्यान रखो बच्चों कि अगर मैंने यही काम अगर इसके साथ बताना है, इसके साथ HNO3 है हमारा, HNO3 है, क्या बनेगा, जिंक प्लस HNO3, जिंक प्लस HNO3 क्या बनेगा बच्चों, क्या लग रहा है आपको? सर सिंपल सी बात है, लिखा हुआ है एसिड प्लस मेटल, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। तो बच्चों इस बार ऐसा नहीं है, 5% कॉन्सेंट्रेशन के साथ अगर Zn प्लस HNO3 लेते हैं तो ये बनता है ZnNO3 का होल ट्वाइस, ये तो बिल्कुल सॉल्ट है सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन H2 की जगह बच्चों H2O बन जाएगा। सर ऐसी नाइंसाफी क्यों, सर बिल्कुल गलत है ये, तो ऐसा कैसे कह सकते हो आप इस बात को? बच्चों ध्यान रखना, HNO3 जो है ना बच्चों, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जब जिंक इससे रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन को ये क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है, और हाइड्रोजन यानी कि वाटर का फॉर्मेशन। तो आपको याद रखना है HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अच्छा सर चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो यहां पे मुझे ये इंफॉर्मेशन देनी थी, लेकिन एक चीज और अब जरा बताना मुझे, क्योंकि HNO3 के साथ रिएक्शन होता है तो H2O का फॉर्मेशन होगा बिल्कुल, लेकिन मुझे बताइएगा इसका रिएक्शन जरा, Mg प्लस जरा आप लोग बताइए, HNO3 क्या बनना चाहिए? फिर से HNO3 आ गया सर, क्या होगा बताओ, क्या होगा बताओ? तो सर इसमें बनेगा MgNO3 का होल ट्वाइस और प्लस H2। सर O तो नहीं डाला इस बार आपने, फिर से HNO3 है। अब ये कैसा गेम खेल रहे हो सर? देखो ऐसा है कि HNO3 जो है ना बच्चों, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो सारे हाइड्रोजन को हर बार वो ऑक्सीडाइज करके वाटर बना देगा। लेकिन ध्यान रखना Mg और Mn के केस में इसका ये जादू नहीं चलेगा, इसको भी, तो एक्सेप्शन है, याद रखना इसको। Mg और Mn के केस में H2 ही बनेगा, वाटर नहीं बनेगा। क्लियर है? फिर से मैं एक बार जल्दी से एक बार रिकैप करा दूं इसके बारे में, इस रिएक्शन के बारे में, कि सारे मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, मेटल एसिड सॉल्ट हाइड्रोजन, बिल्कुल सही सर। लेकिन अगर मेटल प्लस एसिड की जगह HNO3 आ जाए तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन की जगह वाटर बनेगा सर। क्यों? क्योंकि HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अच्छा सर, लेकिन दो ऐसे मेटल है जिसने कसम खा रखा है कि भाई साहब मैं HNO3 हो चाहे कुछ भी हो, मैं तो अपने रूल को फॉलो करूंगा, मैं वाटर नहीं बनाऊंगा, मैं तो हाइड्रोजन ही बनाऊंगा। और वो दो मेटल कौन है? Mg और Mn। क्लियर है बच्चों? तो इस बात को याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पर। आप देख सकते हो NaOH प्लस Zn, इसमें भी एक जादू दिखाऊंगा मैं आपको, एक रिएक्शन जो कई बार पूछा गया है। तो देखो बच्चों ध्यान रखना इस रिएक्शन के बारे में, ये बेस है, साफ साफ दिख रहा है आपको, प्लस Zn ये मेटल है, तो बेस प्लस मेटल, देखो फिर से सॉल्ट बना और क्या है ये बच्चों? हाइड्रोजन है। क्लियर सर? इसका नाम है सोडियम जिंकेट। अच्छा, मैं इस रिएक्शन में थोड़ा सा चेंज करता हूं, आप मेरे को आंसर बताना, ठीक है? तो इस बात को तो आप रट लिया होगा आपने। चलो अब मैं एक थोड़ा सा चेंज करता हूं, NaOH प्लस, मैं Zn की जगह लिख देता हूं ZnO। आप प्रोडक्ट बताओ क्या बनना चाहिए सर, क्या बनना चाहिए? तो देखो यहां पे Na2ZnO2 बना, देखो यहां पर भी कोई चेंज नहीं आएगा सर, आंसर Na2ZnO2 ही रहेगा, Na2ZnO2। फर्क इतना आ जाएगा बच्चों की प्लस में H2 की जगह H2 आ जाएगा। सिंपल देखो ना, एक O यहां आ गया सर, तो एक O आ गया, तो यहां भी एक O लगा देंगे। याद करने का ऐसा तरीका आप याद कर सकते हो। तो सर इस तरह से हमारा, देखो आप दोनों के प्रोडक्ट में आप चेंज देख सकते हो, इसका प्रोडक्ट देखो और इसका प्रोडक्ट देखो, आप इन दोनों में चेंज देख सकते हो, बस H2 की जगह H2 आ गया है। क्लियर है? लिक्विड का फॉर्मेशन हो गया। तो इस तरह से इस रिएक्शन को कई बार एल्यूमिनियम के साथ पूछ लेता बच्चों में, चलो वो भी बता देता हूं। कई बार ये एल्यूमिनियम के साथ आपके साथ धोखा ये कर सकते हैं, कई बार आपसे कह देंगे बच्चों बताओ, जैसे Zn है, यहां पे बताता हूं मैं आपको, जैसे आपसे पूछ लेगा कि Zn तो नहीं लेंगे हम, Al2O3 ले लेते हैं, Al2O3 प्लस में NaOH, बताओ। तो सर NaOH है तो NaAl या Na2AlO2 नहीं, इस बार NaAlO2 बनेगा, NaAlO2 और प्लस में H2O, क्योंकि सर ऑक्साइड है अगेन यहां पर। बच्चों ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? ध्यान रखना,
Al2 आपको सर एक बात बताओ, ये बेस है, ठीक, जिंक ऑक्साइड, बच्चों इस बात को ध्यान रखना, मेटल ऑक्साइड है जिंक ऑक्साइड, और मेटल ऑक्साइड है, इसको लिख लो कहीं पर, मेटल ऑक्साइड का नेचर बेसिक होता है, मेटल ऑक्साइड का नेचर बेसिक होता है, मेटल ऑक्साइड का नेचर बेसिक, तो सर ZnO का भी नेचर बेसिक होगा और Al2O3 का भी नेचर बेसिक होगा, बिल्कुल करेक्ट, क्लियर, ओके। लेकिन सर एक बात बताओ, ये बेस और ये भी बेसिक, तो रिएक्शन कैसे कर रहे हैं, बेस के साथ रिएक्शन थोड़ी ना हो जाएगा, बेस का एसिड के साथ हो। तो बच्चों मैं एक बात यहां पे नई चीज बता रहा हूं, इसको लिख लीजिएगा कहीं पर, कि जब ZnO की बात होगी, यानी सारे मेटल ऑक्साइड बेसिक है मानता हूं मैं, बट ZnO और Al2O3 दो एक्सेप्शन हैं। ZnO और Al2O3 ये दोनों माना मेटल ऑक्साइड हैं, बट ये बेस के साथ साथ एसिडिक बिहेवियर भी शो करते हैं, इसीलिए इसको एम्फोटेरिक ऑक्साइड भी कहा जाता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। बच्चों क्लियर हो के, एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्यों कहा जाता है, क्योंकि सर ZnO और Al2O3 दोनों एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर शो करता है सर, इसलिए इसको एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहा जाएगा। क्लियर है बच्चों? अच्छा, तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि मेटल ऑक्साइड यानी कि सारे जो धातु के ऑक्साइड हैं वो क्षारीय प्रकृति दिखाएंगे, और जो अधातु के ऑक्साइड होंगे वो अम्लीय प्रकृति दिखाएंगे। लेकिन जो ये वाला केस है बच्चों कि जो धातु के जो ऑक्साइड है सारे वो क्या नाम है, क्षारीय प्रकृति दिखाते हैं। लेकिन दो ऐसे धातु के ऑक्साइड हैं, एक जिंक ऑक्साइड, एक एल्युमिनियम ऑक्साइड, जो कि क्षारीय प्रकृति के साथ साथ अम्लीय प्रकृति भी शो करते हैं, और इसीलिए इसको एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहा जाएगा। क्लियर है बच्चों? ये दोनों बिहेवियर शो करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, उसके बाद इस रिएक्शन को देखते हैं। तो इस बात को लिख लिया होगा आप लोगों ने, मेटल ऑक्साइड यानी धातु का ऑक्साइड बेसिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, यानी क्षारीय प्रकृति शो करते हैं, और नॉन मेटल ऑक्साइड यानी कि और धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लीय प्रॉपर्टी यानी कि एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं। क्लियर है? इस बात को लिख लीजिएगा कहीं पर आप, ठीक है। अच्छा, इसी लगे हाथ जरा एक बार बताना, एसिड रेन के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है गैस, एसिड रेन के लिए कौन कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है, इसको लिख लो कहीं पर। एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल गैस सल्फर डाइऑक्साइड, देखो, और धातु का ऑक्साइड है ना, यानी कि सर ये नॉन मेटल ऑक्साइड है ना, और नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं, इसलिए एसिड रेन के लिए नॉन मेटल का ऑक्साइड जिम्मेदार है। SO2, एक है NO2 और एक है CO2। याद रखिएगा बच्चों, ये सल्फ्यूरिक एसिड बना लेते हैं पानी के साथ, बारिश के साथ, ये नाइट्रिक एसिड और ये कार्बनिक एसिड बना लेते हैं। तो एसिड रेन यानी अम्लीय वर्षा के लिए ये तीन गैसेस इसके उदाहरण है, तीन एग्जांपल है, तीन गैसेस जो ये एसिड रेन या अम्लीय वर्षा करवाते हैं। क्लियर बच्चों? चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम रिएक्शन पे चलते हैं। देखो हमारे जो रिएक्शन इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में पास किया जाता है। इसकी कहानी भी चलो मैं लगे हाथ आपको बता दूं बच्चों। देखो, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास मान लो CaOH का होल ट्वाइस, ठीक, इसमें आपने क्या पास करवाया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड पास करवाया। बच्चों क्या होता है, यहां पर फॉर्मेशन हो जाएगा CaCO3 प्लस H2O। क्लियर? CaCO3 प्लस H2O। अब क्या होगा, CaCO3 प्लस H2O के बाद अगर हम, वैसे ये जो CaCO3 दिख रहा है बच्चों प्लस में ये H2O, ये मिल्की कलर ले लेता है। कैसा कलर बना लेता है? मिल्की। तो बच्चों ध्यान में रखना, अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी लाइम वाटर या स्लेज लाइम, अगर कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर हम पास करते हैं, फूकते हैं अपने मुंह से, तो क्या होता है कि यहां पर मिल्की यानी कि दूध के कलर का सब्सटेंस कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है। आप चाहो तो देख सकते हो इस रिएक्शन को ध्यान से। अब आपसे एक रिएक्शन में और लिखना चाहूंगा यहां पर, और मैं थोड़ा सा इस रिएक्शन की कंप्लीट जानकारी देना चाहूंगा। तो मैं यहां से बताता हूं, मान लो CaO है, इसका पानी के साथ रिएक्शन करवाया, बच्चों क्या बनता है, CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस प्लस में बहुत सारा हीट निकलता है सर, बहुत सारा हीट निकलता है बच्चों। इसका नाम है क्विक लाइम को, या खाली लाइम भी कहते हैं इसको। इसका रिएक्शन व्हाइट वॉशिंग में होता है। व्हाइट वॉशिंग का मतलब आपको पता है, जो घर में करवाते हैं हम लोग, व्हाइट वॉशिंग, जिसको कैल्शियम ऑक्साइड एक्चुअली पुट्टी जो चूना होता है ना, उसी को हम कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड को, लेकिन जैसे ही पानी में मिला दिया आपको ने सुबह सुबह इसको मान लो करने के लिए अपने घर पे, तो अब उस पानी से मिलते ही क्या बना लेता है अंदर में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी सिलेक्ट लाइम या लाइम वाटर बना लेता। अब आपने क्या किया, घर के ऊपर इसकी पुताई करी, आपने दीवार पे इसको जो है ना अप्लाई करा। लेकिन जैसे ही आपने दीवार पे इसको अप्लाई किया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, तो दीवार पे कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से रिएक्शन करता है। जब ये रिएक्शन करता है तो ये बना लेगा CaCO3 प्लस में H2O। इसका कलर बच्चों होता है मिल्की वाइट। क्लियर है बच्चों? चलो इसकी जानकारी। अब क्या है पता है बच्चों, जब अगर हम इसमें और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पास करें, एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर और पास करें, तो थोड़ा बहुत कार्बन डाइऑक्साइड डाला तो ये मिल्की बन गया, ठीक है। अब आपके मान लो लाइम वाटर का घोल है, आपने फूक मारा उसमें तो मिल्की कलर हो जाता है, लेकिन और मिल्की कलर हो गया तो ये बन गया, ये पहचान है इसकी। अब अगर और ज्यादा फूक मारेंगे बच्चों तो ये मिल्की कलर वापस से गायब हो जाएगा, फेड हो जाएगा, और यहां बना लेगा क्या, तो या वापस से ध्यान दीजिएगा इसमें कि CaCO3 प्लस
H2O में अगर हमने और ज्यादा CO2 पास किया तो ये बना लेगा CaHCO3 का होल ट्वाइस कैल्शियम बाइकार्बोनेट। बच्चों ध्यान रखना, ये सीक्वेंस वाला रिएक्शन, इसको ध्यान दीजिएगा, ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ रिएक्शन है। तीनों के तीनों क्वेश्चन आए, आप आराम से इसमें तीनों की कहानी बता सकते हो। तो पेपर में अगर ये क्वेश्चन आए कि अच्छा बताओ कि व्हाइट वॉशिंग में कौन सा इस्तेमाल होता है सब्सटेंस, तो क्विक लाइम CO, ठीक है। अच्छा, वॉल पे शाइनी फिनिश किसकी वजह से आता है? चमक, जो व्हाइट चमक होती है वो किसकी वजह से आता है? बताना जरा प्लीज जल्दी से कमेंट सेक्शन में। व्हाइट वॉशिंग करने के बाद जो चमक है, जो एक शाइनी फिनिश मिलती है वॉल पे, वो किसकी वजह से मिलती है बच्चों? तो याद रखना बच्चों, वो मिलती है कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। तो इस बात को, या शाइनी फिनिश किसकी वजह से मिलती है? कैल्शियम कार्बोनेट। इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलते हैं आगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन है वही सेम टू सेम, अभी मैंने आपको बता दिया। अब ध्यान दीजिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट किन चीजों में पाया जाता है? हम किन चीजों में कैल्शियम कार्बोनेट को ध्यान रखना, लाइमस्टोन, मार्बल, चौक, या फिर मार्बल हो गया, लाइम, एग शेल, अंडे का कवर। तो एग शेल में भी ये हमारा पाया जा सकता है। लाइमस्टोन, मार्बल, चौक पाउडर, एग शेल, इन सब में CaCO3 पाया जाएगा। क्लियर है बच्चों? क्लियर है। अच्छा, अगर यहां पे क्या लिखा हुआ है, ऑल मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड टू गिव कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एक बहुत बेहतरीन रिएक्शन आप देख सकते हो यहां पर। ये कई बार पूछा है, मेटल कार्बोनेट हो या मेटल बाइकार्बोनेट हो, चाहे मेटल कार्बोनेट हो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट कह सकते हैं, अगर इसका एसिड के साथ रिएक्शन करोगे तो सॉल्ट बनेगा और वाटर तो बनेगा ही बनेगा, साथ में एक चीज और नई चीज मिलेगी बच्चों, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। मैं आपको दो एग्जांपल देता हूं इसके अंदर। सपोज HCl है अगर, ठीक है, और CaCO3 के साथ इसका रिएक्शन करवा रहे हो। CaCO3 प्लस HCl अगर रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? तो सॉल्ट बनेगा, एक तो CaCl2 बनेगा बच्चों, CaCl2 प्लस वाटर तो बनना ही बनना, और एक नई चीज क्या बनेगी बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अच्छा सर, अब एक और रिएक्शन ले लेते हैं, CH3COOH, ठीक, प्लस CaCO3। बताओ बच्चों क्या बनेगा? प्रोडक्ट बताइए, आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में क्या बनने वाला है, क्या बनने? इस बार मेटल कार्बोनेट है ही, चाहो तो आप CaHCO3 का होल ट्वाइस भी ले सकते हो, और हमारा CH3। यहां पे चाहे तो इसको थोड़ा आसान बना सकते हैं, आप यहां पे चाहो तो Na डाल सकते हैं, यहां पे चाहो तो आप Na डाल सकते हो, Na2CO3। बताओ क्या बनेगा? आसान हो जाएगा ये बच्चों, कुछ नहीं करना, इस तरह का बड़ा खतरनाक रिएक्शन दिख रहा होगा। तो लास्ट का हाइड्रोजन हटाओ और Na लाके चिपका दो, हो गया, बन गया आंसर। CH3 COO, क्या बने? H हटाओ और Na लाके चिपकाओ, Na सर, CH3COO Na प्लस ये इथेनोइक एसिड है बच्चों, एसिटिक एसिड जो विनेगर में होता है, ठीक है। अच्छा, प्लस और क्या सर? तो Na2, और क्या बचा? तो सर ये तो आंख बंद करके लिखो, पता है आपको, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड तो बनना ही बनना है। क्लियर है? तो विनेगर में क्या मिलता है सर? इथेनोइक एसिड मिलता है। क्लियर है? इतनी बात सबको पता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। क्या है सर? तो आप देख सकते हो ये वाला रिएक्शन NaOH प्लस HCl, एसिड प्लस बेस। तो एसिड प्लस बेस का रिएक्शन सॉल्ट प्लस वाटर, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। क्लियर? इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। जब एसिड बेस के साथ रिएक्शन करते हैं टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, तो इसका नाम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है बच्चों, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है हमारा मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड। मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड। मेटल ऑक्साइड में कोई भी ले लो, सपोज हमने ले लिया मेटल ऑक्साइड में, एग्जाम्पल ले सकते हो बच्चों आप। मेटल ऑक्साइड मान लो हमारे पास CaO प्लस HCl। देखो मैंने आपसे कहा था ना, मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, तो बेस तो एसिड से रिएक्ट करेंगे ना, तो क्या बनने लगा? CaCl2, ठीक है। क्या कह रहा है? सॉल्ट प्लस वाटर, तो प्लस वाटर का फॉर्मेशन करेगा बच्चों, इस बात को ध्यान में रखना। एसिड प्लस बेस का ही तो रिएक्शन हो गया एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि ये एसिड है और ये बेसिक नेचर का सब्सटेंस है मेटल ऑक्साइड। क्लियर बच्चों? चलते हैं नेक्स्ट। हम MCQ भी करने वाले हैं, तो इसलिए वेट करिएगा, आप बिल्कुल छोड़ के नहीं जाइएगा, क्योंकि ये चैप्टर आपका डन ही हो जाएगा आज, ठीक है। सारे क्वेश्चन से लगभग हो जाएंगे आपसे, ठीक है। अब आइए हम बात करते हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल का भी मैंने आपको बता ही दिया, व्हाट डू एसिड एंड बेस हैव इन कॉमन। अच्छा, एक चीज और देख लीजिए आप ध्यान से, एसिड इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करते हैं, यानी कि जो अम्ल होते हैं वो विद्युत के सुचालक क्यों होते हैं बच्चों? जो एसिड है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की जो मेन वजह है वो है आयन का प्रेजेंट होना। कोई भी लिक्विड जिसके अंदर आयंस प्रेजेंट होंगे वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होगा, यानी विद्युत का अच्छा सुचालक होगा बच्चों। क्लियर इतनी बात? तो याद रखना कि एसिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट इसलिए कर पाता है क्योंकि इसके अंदर H प्लस आयन होते हैं, और यहां पे एसिड रख करके इसके अंदर डाइल्यूट HCl लिया इन्होंने, और टेस्ट कर सकते हैं, अगर स्विच ऑन करके बल्ब जल गया मतलब एसिड है गुड कंडक्टर। तो एक एक्टिविटी है जो शो की जा रही है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अच्छा जी, उसके बाद है ये सारी एक्टिविटी की कहानी। चलिए आगे बात करते हैं, ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं पहले भी। ये रिएक्शन, ये देखो, प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस। देखो बच्चों एक बात मैं आपको बताऊं, जितने सिंथेटिक यानी कि जो उसको क्या बोलते हैं, सिंथेटिक हमने आपको एसिड बताया है, लाइक HCl, H2SO4, HNO3 है, H2CO3, सब गैसियस स्टेट में होते हैं एक्चुअली, यानी अपने एक्चुअल या नॉर्मल स्टेट में गैसियस स्टेट में होते हैं। ये वाटर के साथ मिलकर के लिक्विड फॉर्म में बनाते हैं या लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। क्लियर बच्चों? ध्यान देना।
ओके ये सारी कहानी मैं आपको बता चुका हूं कि जब एसिड को पानी मिलाएंगे H+ आयन बनेगा, फिर H+ आयन वापस से वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, हाइड्रोनियम आयन H3O+ बनाएगा और क्लोरीन आयन। तो ये सारी कहानी हो चुकी है। बेस जो है वो OH- आयन देता है, ये बेस की पहचान है, ठीक है। ये सारी कहानी। अब जरा देखो इस बॉक्स को पढ़ते हैं, इस बॉक्स में क्या है बच्चों, देखना है ऑल बेसेस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, सारे बेस पानी में सॉल्युबल नहीं होते। जिस बिल्कुल एन अल्कली, देखो ये अब नया वर्ड आया, अल्कली इज अ बेस दैट डिसॉल्व्स इन वाटर। अल्कली उस बेस, उस क्षार का नाम है अल्कली जो पानी में घुल जाते हैं, जो पानी में घुल, यानी अल्कली क्या होते हैं, अल्कली वो बेसिस यानी वो क्षार जो पानी में घुल जाते हैं, पानी में घुलनशील होते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, दे आर सोपी इन टच, वो सोपी इन टच होते हैं, थोड़े बिटर होते हैं, कोरोसिव होते हैं। कोरोसिव का मतलब है जो, यानी कि जाहिर बताएगा वो हाथ में टच हो गया, ज्यादा स्ट्रांग है तो हाथ जला भी सकता है। अच्छा, नेवर टेस्ट और टच देम एज दे मे बिकॉज हार्म, यानी कि उसको टच और टेस्ट नहीं करना होता है। क्लियर है? तो टेबल नंबर 2.1 आर अल्कली। बच्चों आप लोगों को पीएच स्केल के बारे में तो इंफॉर्मेशन होगी कि पीएच स्केल जो होते हैं, पीएच स्केल पे 0 से लेकर के 14 तक नंबरिंग होती है, 0 से लेकर के 14 तक, यानी कि एक स्केल इस तरह का होता है जिसमें 0 से लेकर के 14 तक की नंबरिंग होती है, बीच में 7 होता है। अगर पीएच की वैल्यू लेस देन 7 है तो एसिडिक है, पीएच की वैल्यू अगर ज्यादा है 7 से तो वो बेसिक है। बच्चों इस बारे में तो आपको पता होगा। क्लियर है? अच्छा, अब हम बात करते हैं कि सर ठीक है इतनी बात तो पता है, लेकिन ये जो कुछ टेबल है, इस टेबल के अंदर कुछ चीजें दे रखी है, इनका पीएच कई बार पेपर में पूछा जाता है, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। अगर 7 होता तो क्या होता बच्चों, 7 होता तो न्यूट्रल होता है, जैसे पानी न्यूट्रल होता है जनरली नॉर्मली, ठीक है। अच्छा, अगर हम पानी मतलब कौन सा, डिस्टिल्ड वाटर की बात चल रही है, डिस्टिल्ड वाटर होते हैं उनका पीएच होता है 7, ठीक है। लेकिन टैप वाटर का पीएच वहीं वेरी कर जाता है, रेन वाटर का पीएच, एसिड रेन का जो पीएच है वो वेरी कर जाता है। क्लियर हो गया? तो चलिए हम बात करते हैं जो ये जो सब्सटेंसेस हैं उनका पीएच क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर हम सलाइवा की बात करें, यानी बिफोर मील, यानी खाना खाने से पहले जो सलाइवा का पीएच होता है बेसिकली 6.5 से 7.4 के बीच हो सकता है। लेकिन आफ्टर मील की अगर हम बात करें तो एसिडिक हो जाता है, और एसिडिक में कितना, तो 4.6 से 6.8 तक हो सकता है सर। अगर हम लेमन जूस की बात करें तो लेमन जूस में जो है वो है 2 से 3, यानी 2 से 3 पीएच वैल्यू तक इनका पीएच हो सकता है, ठीक है। अच्छा, कलरलेस एरेटेड ड्रिंक की बात करें, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होता है 3 से 4 इसका पीएच हो सकता है, पॉसिबली है 3 से 4, ठीक है। अच्छा, कैरेट जूस की बात करें तो 5.5 से 6.5 के बीच हो सकता है। कॉफी की बात करें तो 4.8 से 5.4, टोमेटो जूस की बात करें तो 4.1 से 4.6, टैप वाटर की बात करें तो मैंने कहा यहां पे वेरी कर जाता है 6.5 से 9.5, और 1 मोल NaOH की बात करें तो 14, और 1 मोल HCl की बात करें, ये कॉन्सेंट्रेटेड की बात चल रही है तो 0 होगा। तो बच्चों 0 पीएच किसका होता है, HCl का होता है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl, और कॉन्सेंट्रेटेड NaOH का जो पीएच होता है वो 14 होता है, आप देख सकते हो 14 तक ही है जो स्केल है। तो 0 किसका होगा, HCl का हो जाएगा 0, और NaOH किसका हो जाएगा, NaOH का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 14 हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए आगे देखते हैं इसके आगे क्या है। आप देख सकते हो यहां पर जो है ये कलर के हिसाब से जो है, यानी कि जो इंडिकेटर्स हैं उसके कलर के हिसाब से यहां पर आप पीएच का जो है अंदाजा लगा सकते हो, जो नॉर्मली हमें अंदाजा जो है वो यूनिवर्सल इंडिकेटर से भी अंदाजा नॉर्मली लग जाता है, ठीक है। हमारी बॉडी जो वर्क करती है वो पीएच किस पीएच रेंज से, तो याद रखना 7 से 7.8 पीएच रेंज पे हमारी बॉडी वर्क करती है। हमारा जो ओवरऑल बॉडी है बेटा वो 7 से 7.8 तक वर्क करती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे अगर व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6, अगर रेन वाटर का पीएच 5.6 से नीचे जाएगा तो ये एसिड रेन की कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ इन सच रिवर बिकम्स डिफिकल्ट, अगर एसिड रेन हो गया तो एसिड रेन के क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं, तो आपको पता है एसिड रेन के क्या-क्या डैमेज हो सकते हैं। तो ये हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स जो क्या नाम है, जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स होते हैं जैसे रेड फोर्ट है, जैसे ताजमहल, इन सबको नुकसान पहुंचाता है ये एसिड रेन। जो एक्वेटिक लाइफ है उसका जीना मुश्किल हो जाता है, जो एक्वेटिक रिवर्स में, पॉन्ड में है, खेतों में जो सॉइल है उसका पीएच भी बहुत कम हो जाता है, जबकि सॉइल का पीएच लगभग स्लाइटली बेसिक होना चाहिए, उसका पीएच बहुत कम हो जाता है, जिससे प्लांट को नुकसान पहुंचता है। अब जरा इसको देखते हैं, द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस इज मेड ऑफ द थिक व्हाइट एंड येलोइश क्लाउड ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड, यानी वीनस जो प्लैनेट हमारा, उसका एटमॉस्फेयर पता है किससे बना हुआ है, सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड से बना हुआ है, ठीक है। तो क्या लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है वहां पे, डेफिनेटली वहां पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। व्हाट इज, तो आप देख सकते हो सॉइल का पीएच होता है ना 6 से 7.5, टीथ एनामल का पीएच, टीथ एनामल का पीएच 5.5 से नीचे नहीं होना चाहिए, अगर हुआ तो क्रोड हो जाएगा हमारा टीथ एनामल। जो टीथ एनामल हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है, पता है आपको, ये जनरल नॉलेज एक तरह का, टीथ एनामल दांत का सबसे ऊपरी हिस्सा जो होता है वो हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है, तो ये इसका पीएच अगर 5.5 से नीचे गया तो प्रॉब्लम है, ठीक है। अच्छा, बिलो 5.6 किसका, एसिड रेन का पीएच मैंने आपको बताया। और ब्लड का पीएच ओवरऑल कितना होता है बच्चों, ब्लड का पीएच होता है हमारी बॉडी का 7.5, हेल्दी ह्यूमन के अंदर 7.4 ब्लड का पीएच होना चाहिए। तो चलिए हम बात करते हैं आगे। तो ये सारे पीएच के इंपॉर्टेंस हमारे डेली लाइफ में 2-3 की सारी चीजें बता दी मैंने आपको। उसके बाद प्लांट वगैरह के बारे में जरा इस बोर्ड को जरा देखते हैं, इस बॉक्स को, क्या इसके अंदर नेचर प्रोवाइड्स न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शन। देखो क्या है, नेटल लीफ एक तरह का पत्ता है, नेटल, ये नेटल लीफ के अंदर एसिड पाया जाता है बच्चों, वो आपको पता है, जो एंट स्टिंग में पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड्स को कहते हैं हम, तो नेटल लीफ के अंदर। लेकिन अगर नेटल लीफ में आपका हाथ किस तरह से टच हो गया मान लो, तो आपका हाथ टच हो गया भाई, वो तो अब जलन वहां पे स्टार्ट हो जाएगा आपके, क्योंकि जो एसिड है वो कोरोसिव होते हैं, फॉर्मिक एसिड है वो, जैसे चींटी काटने पे दर्द होता है आपको, वैसे ही नेटल लीफ के भी टच होने से हो सकता है। तो नेटल लीफ के पौधे के आसपास ही प्लांट होता है जिसके अंदर बेसिक नेचर होता है, मतलब अगर नेटल लीफ का पत्ता टच हो जाए
तो आप फौरन उस प्लांट के पत्ते को टच आई मीन तोड़ करके वहां पे रब कर लो तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और आपकी जो प्रॉब्लम है थोड़ी सी कम हो सकती है। यानी उस प्लांट का नाम क्या है जो नॉर्मली उसके आसपास होता है, तो बच्चों आप देख सकते हो, और उस प्लांट का नाम है डॉग प्लांट। अब लिखा होगा देखो यहाँ पे डॉग प्लांट, ये जो है ना हमारा ये दिस इज डॉग प्लांट। डॉग प्लांट का नेचर क्या होता है, बेसिक होता है और ये उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। कुछ एसिड के नाम उसके सोर्सेज और उसमें एसिड प्रेजेंट को देख सकते हो यहाँ पर, आप चाहो इसका स्क्रीनशॉट लेके याद कर सकते हो। ठीक है, सॉल्ट के बारे में क्या है, सॉल्ट के बारे में आइए, फैमिली ऑफ सॉल्ट के बारे में सबसे पहले NaCl की बात करते हैं। NaCl क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। इसका फॉर्मेशन आपको क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से होता है। ठीक है, इसको रॉक सॉल्ट, टेबल सॉल्ट या कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं। ठीक है, NaCl के बाद जो है हम देखते हैं इसका पीएच, NaCl का पीएच ऑब्वियसली सॉल्ट है तो सॉल्ट का पीएच तो 7 ही होगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट रॉक सॉल्ट। मैंने बताया इसका नाम है, उसको ऐसे ही माइन किया जाता है NaCl को, जैसे कि एक मिनरल को, जैसे कोल की माइनिंग होती है वैसे रॉक सॉल्ट की माइनिंग होती है। अब हम बात करिए कॉमन सॉल्ट होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, बच्चों एक बात बताऊं आपको, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कैसे होता है, कई बार ये पेपर में पूछा जाता है। तो आप इसमें बहुत ही बेहतरीन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नाम है क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्लोर अल्कली प्रोसेस में क्या होता है कि हम एक नमक लेते हैं, नमक में पानी घोलते हैं, इसको ब्राइन कहा जाता है। जब नमक में पानी घोल दिया उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर देते हैं। जैसे नमक में पानी घोला और इलेक्ट्रिसिटी पास किया बच्चों, तो क्या होता है आप देख सकते हो, नमक में पानी घोला, इलेक्ट्रिसिटी पास किया तो इसमें बनता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस। बच्चों ये इसका सेटअप कुछ इस तरह से होता है, इसमें कैथोड है, एनोड है हमारा, जिसके ये देख सकते हो, ये एनोड हमारा। ठीक है, ये कैथोड है। ठीक है, इसमें NaCl और प्लस वाटर का क्या होता है, मिक्सचर होता है और इसके अंदर इसको क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है। तो क्या होता है इसमें जो क्लोरीन गैस है और हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस किस पे जमा होगा बच्चों, हाइड्रोजन गैस सही बात है पॉजिटिव होता है तो कैथोड पे आएगा और क्लोरीन गैस किस पे आएगा, एनोड पे आएगा। कई बार ये भी पूछा गया है। इसलिए क्लोर अल्कली प्रोसेस है। अब क्या होता है क्लोर अल्कली प्रोसेस, हमने आ गया कॉस्टिक सोडा को बनाने का एक तरीका होता है, क्लोर अल्कली प्रोसेस NaOH को बनाने का एक तरीका होता है। ब्राइन दिया और ब्राइन में एसिड पास कर दी। ब्राइन क्या होता है, NaCl प्लस H2O का घोल, यानी कि एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड वाटर, या एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड भी बोल दोगे तो चलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर। आप साफ साफ देख सकते हो, जब लाइम वाटर के अंदर क्लोरीन गैस पास करते हैं तो CaClO2, इसका एक और फॉर्मूला है बच्चों, CaClO2 को ब्लीचिंग पाउडर का पी भी लिख सकते हो, CaOCl2। कई बार इसका फॉर्मेशन होता है, इसकी जगह पर कई बार ये लिखा जाता है, ध्यान रखना। क्लियर है बच्चों, तो ये ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है और ये हमारा H2 यानी कि वाटर का फॉर्मेशन होता है, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन। ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल कहां होता है बच्चों, ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल आपको पता है जो है वो होता है हमारा सोप इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, पेपर इंडस्ट्रीज में, क्लोथ इंडस्ट्रीज के अंदर होता है। उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल जो वाटर होता है उसको डिसइंफेक्ट करने में मदद करता है ब्लीचिंग पाउडर हमारा। तो ये ब्लीचिंग पाउडर हो गया हमारा। उसके बाद है ब्लीचिंग पाउडर की कुछ इंपॉर्टेंट यूजेज है, लेकिन आपको बता दिया, जर्म्स को किल करने के लिए वाटर के अंदर डालते हैं, डिसइंफेक्ट करने के लिए। ठीक है, बेकिंग सोडा कैसे बनता है सर, बेकिंग सोडा जब नमक के अंदर पानी यानी वाटर ब्राइन लीजिए, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया डालिए, ये चारों चीज मिलाने पर क्या होता है बच्चों, किसका फॉर्मेशन होता है, बेकिंग सोडा का। बेकिंग सोडा कौन है, NaHCO3। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला NaHCO3, ये अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। तो NaHCO3 बेकिंग सोडा है बच्चों। ठीक है, अच्छा बेकिंग सोडा को अगर हीट करना है तो क्या होगा, तो Na2CO3 प्लस H2O प्लस वाटर रिलीज होगा बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सॉरी H2O और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जब भी हम बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो Na2CO3 वाटर रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है बच्चों। ठीक है, अच्छा बेकिंग सोडा से के यूजेस क्या है, तो बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बनाया जा सकता है। कैसे सर, जब बेकिंग सोडा के अंदर कोई भी माइल्ड एडिबल एसिड मिलाते हैं, कोई भी एसिड, तो H+ लिख दिया हमने, एसिड का नाम नहीं लिखा, तो जब भी NaCO3 में हमने H+ मिलाया तो क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और कोई भी एक सॉल्ट बनेगा। तो ये इस तरह से ये तरीका होता है क्या बनाने का, बेकिंग पाउडर बनाने का तरीका होता है। सेकंड यूज क्या है, बेकिंग सोडा का सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3। इसका इस्तेमाल होता है एंटासिड के तौर पे, एंटासिड बनाने में होता है। ठीक है, उसके बाद न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड इन द स्टमक, जो एंटासिड होता है वो हमारे स्टमक के अंदर जब एसिडिटी हो जाती है तो एंटासिड टैबलेट लेते हैं, जो एंटासिड को बनाने में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसका इस्तेमाल, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल होता है ताकि हमारे पेट के अंदर न्यूट्रलाइज कर सके एक्सेस एसिड को। ठीक है, और उसके बाद होता है सर सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर के तौर पे इसका इस्तेमाल होता है। अब हमारा वॉशिंग सोडा कैसे बनता है सर, अगर हम बेकिंग सोडा के अंदर हीट करेंगे बेकिंग सोडा को तो ये बनेगा Na2। अब इसको 10 वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिक्रिस्टलाइज करेंगे तो बनाता है Na2CO3.10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। बच्चों इसी का नाम है वॉशिंग सोडा, इसी का नाम है वॉशिंग सोडा, इसी का नाम क्या है बच्चों, वॉशिंग सोडा, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद बात करते हैं इसका इस्तेमाल कहां होता है सर। वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल होता है सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज। इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरैक्स बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज्ड एज अ क्लींजिंग एजेंट ऑफ डोमेस्टिक पर्पस एंड इज यूज्ड टू रिमूविंग द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आया है कि परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को इस्तेमाल करने के लिए हम वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद है रिमूविंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वर्ड क्या है, तो सर किसी भी कंपाउंड में जो वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उसी को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। जैसे आपने अभी देखा इसका फॉर्मूला क्या था वॉशिंग सोडा का, Na2CO3.10H2O, इसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल है बच्चों, 10, तो इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। क्लियर ओके, जैसे FeSO4.7H2O, CuSO4.5H2O, तो ये .7H2O.5H2 है, FeSO4.7H2O ग्रीन विट्रियोल, CuSO4.5H2 इसको ब्लू विट्रियोल कहते हैं। तो इनमें जो 7H2O5H2O दीज आर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, कितने वाटर प्रेजेंट है किसी भी कंपाउंड के अंदर। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट हमारा
प्लास्टर ऑफ पेरिस, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इसका है CaSO4.2H2O। कैसे बनता है सर? जब हम जिप्सम को CaSO4.2H2O को अगर हम हीट करें सर 373 केल्विन पर, तो क्या होता है, इसमें से कुछ वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है और CaSO4.2H2O बनाता है बच्चों। हाफ H2O और 3/2H2O क्या होता है, रिलीज हो जाता है। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ POP। दिस इज व्हाट, ये POP है बच्चों हमारा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस में यानी CaSO4 में वापस से वाटर ऐड कर दें, यानी कि अगर हम इसको टाइट कंटेनर में ना रखें, मॉइस्चर अगर इसके अंदर आता रहा, तो ये POP वापस से रिएक्ट करके वाटर के साथ जिप्सम बना लेगा। इसका इस्तेमाल कहां होता है भाई? हड्डियों को जोड़ने में इसका इस्तेमाल होता है। देखो जिप्सम बनाने का तरीका, अगर हमने मॉइस्चर में रखा, टाइट कंटेनर में नहीं रखा प्लास्टर ऑफ पेरिस को, तो ये वापस जिप्सम बना लेगा। इसका इस्तेमाल क्या होता है सर? फ्रैक्चर्ड बोन को जोड़ने के लिए, हड्डी को जोड़ने के लिए आपने देखा होगा डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं। डेकोरेटिव आइटम्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, स्मूथनिंग के लिए, सरफेस स्मूथनिंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो इन सब चीजों में क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल होता है। कई बार जो वो होते हैं स्टैच्यूज वगैरह, उसको बनाने में, टॉयज वगैरह बनाने में इस्तेमाल होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एसिड बेस एंड सॉल्ट। ये पूरा चैप्टर था आपका, एक क्विक वन शॉट रिवीजन मैंने आपको कराया है और इससे रिलेटेड आप बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो। मैं डेमो के लिए एक छोटा सा एमसीक्यू सीरीज मैं आपके सामने रखता हूं, आप लोग आंसर करिएगा। थोड़ी देर में हमारा सीरीज खत्म हो जाएगा और बहुत सारे क्वेश्चन आपसे रिवाइज हो जाएंगे। असल तरीका ये है कि उसको रिवाइज कर ले तो याद बहुत टाइम तक रहेगा। तो बस 5 से 10 मिनट के अंदर उसको जल्दी से खत्म करते हैं बच्चों, बने रहिएगा। तो चलिए बच्चे एमसीक्यू की प्रैक्टिस करते हैं। 20 से 25 क्वेश्चन है, बहुत ही कम टाइम में इसको फटाफट खत्म करते हैं और आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमने जो पूरा चैप्टर पढ़ा है, आपको एसिड बेस का पूरा रिवीजन दिया है, आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे आएंगे इसके अंदर, तो आपको एक दिमाग में फिट हो जाएगा वो सारी चीजें जब आप क्वेश्चन के तौर पे इसको करोगे तो, ठीक है। तो इसलिए अगर आपने नहीं देखा है तो पूरी वीडियो जरूर से जरूर देख लीजिएगा। चलिए करते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसका जो पूरे चैप्टर का जो रिवीजन लिंक है वो आपको मैंने लिंक डाल रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर वहां क्लिक करके देख सकते हो। चलिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस विल टर्न रेड लिटमस ब्लू? बताओ रेड लिटमस को कौन ब्लू करेगा? बच्चों रेड लिटमस को ब्लू कौन करता है? जाहिर सी बात है बेस करेगा ना, तो बेस रेड को ब्लू बना देता है। तो वो कौन है हमारा सर? लेमन जूस, एसिड है, विनेगर एसिड है, सोप सॉल्यूशन। द आंसर इज सोप सॉल्यूशन बच्चों, क्लियर है? द आंसर इज सोप सॉल्यूशन। क्या आंसर? सोप सॉल्यूशन। व्हिच गैस इज रिलीज्ड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद अ मेटल? आप चाहो तो रोक करके पॉज करके आंसर सोच सकते हो बच्चों, आप पॉज करके आंसर सोच सकते हो। व्हिच गैस इज रिलीज्ड व्हेन एसिड रिएक्ट विद अ मेटल? जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ तो जनरली हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। चलो क्लियर है, ओके। अच्छा, नेक्स्ट है द पीएच वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन। भाई न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच क्या है बच्चों? न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच है, न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच है 7 हमारा, ठीक है। अभी मैंने दिखाया था आपको। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रांग एसिड? स्ट्रांग एसिड कौन है? एसिटिक, सिट्रिक, हाइड्रोक्लोरिक। आपको हाइड्रोक्लोरिक चूज करना है। ये सब वीक एसिड है, ये सब वीक एसिड है, ये सब वीक एसिड है, ठीक है, दुर्बल अम्ल जिसको हम कहते हैं। नेक्स्ट, व्हिच सब्सटेंस इज यूज्ड टू टेस्ट एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल नेचर ऑफ द सॉल्ट? सॉरी, एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। तो कौन सा? तो इंडिकेटर है, सॉल्ट है, कैटलिस्ट है, सॉल्वेंट। आंसर होगा बच्चों, हम इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं ना एसिड बेस जानने के लिए, एसिड या बेस कौन है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हिच इज प्रेजेंट इन विनेगर? इसमें से कौन विनेगर में प्रेजेंट होता है बच्चों? अभी बताया था, आप लोग बताइए विनेगर में कौन सा प्रेजेंट है? विनेगर में प्रेजेंट है बच्चों एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, क्लियर है बच्चों। व्हिच बेस इज कॉमनली नोन एज कॉस्टिक सोडा? कॉस्टिक सोडा, सोडा में सोडियम आ रहा है, ट्रिक ले लो। कॉस्टिक पोटाश में पोटाशियम आ रहा है, तो कॉस्टिक सोडा तो NaOH इसका आंसर हो जाएगा। कॉस्टिक पोटाश होता तो KOH हो जाता। इसका नाम क्या है दूसरा बताना, इसका कॉमन नेम क्या है? लाइम वाटर या स्लेग लाइम। इसका कॉमन नेम क्या है? तो ये तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। एक और MgOH का होल ट्वाइस, इसका MgOH का होल ट्वाइस। इसका कॉमन नेम क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, याद रखना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका एंटासिड में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज यूज्ड टू बेकिंग पाउडर? बेकिंग पाउडर में किसका इस्तेमाल होता है बच्चों? बेकिंग पाउडर में तो देखो किसका इस्तेमाल हो रहा है बेकिंग पाउडर में बच्चों? सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड का किसका इस्तेमाल हो रहा है? बेकिंग पाउडर के अंदर सोडियम क्लोराइड प्लस में वाटर प्लस में अमोनिया प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल हुआ है। Which acid is present in the curd? कर्ड में तो भाई कर्ड में कौन सा होता है बच्चों? सिट्रिक, लैक्टिक, एसिटिक, टार्टरिक। तो लैक्टिक एसिड प्रेजेंट है, आप सबको पता है। सिट्रिक लेमन में होता है, एसिटिक आपको विनेगर में होता है, टार्टरिक टैमरिंड यानी इमली में होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर इज। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला, जल्दी से पॉज करके लगाइए आप लोग पॉज करके करो, धीरे धीरे करो ताकि आपको सारे आंसर पता चलते जाएं। तो पॉज करके जरा बताइएगा इसका आंसर क्या होगा बच्चों? पॉज करके बताइए। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, CaOCl2 ये हमारा बेकिंग सोडा, ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, ये नमक है, सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, ठीक है। नेक्स्ट, Which of the following is a natural indicator? बच्चों नेचुरल इंडिकेटर कौन है इसमें? मैंने आपको बताया था नेचुरल इंडिकेटर कौन कौन होते हैं। टर्मरिक है और उसके बाद लिटमस है, तो देखो टर्मरिक तो नजर आएगा, तो टर्मरिक इज अ नेचुरल इंडिकेटर। ये आपका वो है कि मैं सिंथेटिक इंडिकेटर है, और ये तो इंडिकेटर थोड़ी तो एसिड है। नेक्स्ट हमारा व्हेन जिंक रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड प्रोडक्ट, जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो Zn जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देखते हैं क्या बनता है। जिंक प्लस HCl क्या बनता है बच्चों? ZnCl2 प्लस में H2, क्लियर है बच्चों। तो ZnCl2 प्लस H2 कहां है? ZnCl2 प्लस H2 पहला। विच एसिड इज प्रेजेंट इन लेमन? लेमन में कौन सा होता है बच्चों? सिट्रिक एसिड, ये कहने की बात है। ऑक्जेलिक टोमेटो में तो एसिटिक हमारा, विनेगर में टार्टरिक, टैमरिंड में, इमली में। नेक्स्ट है पीएच ऑफ स्टमक, पीएच ऑफ स्टमक
एसिड इज अप्रोक्सीमेटली, स्टमक एसिड का पीएच कितना होता है बच्चों? तो स्टमक एसिड का पीएच लगभग 1 से 2 होता है, बल्कि थोड़ा ज्यादा भी होता है, लेकिन ऑप्शन चूंकि 1 से 2 है तो हम ये लगाएंगे। नेक्स्ट, विच कंपाउंड इज यूज्ड एज एंटासिड? एंटासिड जो है उस कंपाउंड का यूज कहां होता है? तो एंटासिड का इस्तेमाल सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड एज एंटासिड, सॉरी विच कंपाउंड, किस कंपाउंड का इनमें से इस्तेमाल होता है? तो आप बताइए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड या सोडियम क्लोराइड? तो अभी मैंने आपको बताया था मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल होता है, और बेकिंग सोडा का भी इस्तेमाल होता है बनाने में। विच सॉल्ट इज फॉर्म बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? भाई कौन सा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाएगा? बहुत एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर, तो पहला ही दिख रहा है आपको, एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर। नेक्स्ट हमारा बच्चों, द कॉमन नेम ऑफ NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अभी लिखा भी था मैंने। NaHCO3 का कॉमन नेम क्या है? NaHCO3 का कॉमन नेम क्या है बच्चों? NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा कहां दिख रहा है आपको? बेकिंग सोडा, ठीक है। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला CaOCl2, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला CaSO4.12H2। ये इनका फॉर्मूला, चौथा रट लो इसको, ठीक है। द फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा, भाई .10H2 वाला कहां है? ये अब दिख रहा है आपको, ये आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा बेकिंग सोडा है, ये हमारा POP है, ये NaCl सोडियम क्लोराइड नमक है हमारा। नेक्स्ट है, विच कंपाउंड इज यूज्ड इन व्हाइट वॉशिंग? अभी मैंने बताया था आपको, चैप्टर के बीच में ही बताया, व्हाइट वॉशिंग, तो देखो इसमें पक्का हो जाता है आपको, ठीक है। व्हाइट वॉशिंग में इस्तेमाल होता है इसका, और ये स्लेट ग्लाइम या लाइम वाटर है, इससे शाइनी फिनिश आता है, और ये तो आपका CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट हमारा, विच गैस इज रिलीज्ड? तो ये आंसर नहीं है वैसे, इसका आंसर CO है, व्हाइट वॉशिंग वाला। विच गैस इज रिलीज्ड व्हेन एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट? तो कार्बोनेट से रिएक्ट होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा, सिंपल सी बात है इसके अंदर, तो बता, लास्ट रिएक्शन बताया था। विच एसिड इज प्रेजेंट इन टैमेरिंड, यानी टार्टरिक एसिड कहां दिख रहा है? टार्टरिक एसिड हमारा बनाएगा टार्टरिक एसिड, बच्चों ये आंसर है इसका, टार्टरिक एसिड, ठीक है। एसिट्रिक लेमन में होता है, एसिटिक एसिड विनेगर में, फॉर्मिक एसिड हमारा एंटस्टिंग या नेटल लीफ में होता है। नेक्स्ट हमारा, विच सॉल्ट इज यूज्ड इन मेकिंग ग्लास, सोप एंड पेपर? आप लोग पॉज करके करिए, देखिए मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूं, मानता हूं, आप लोग थोड़ा पॉज करो, पॉज करके करो, उसके बाद देखो, चेक करो आंसर सही है गलत है। क्वेश्चन क्या है? विच सॉल्ट इज यूज्ड इन मेकिंग ग्लास, सोप एंड पेपर? विच सॉल्ट, ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज, ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल होता है। सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज है, तो आंसर होगा वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल होता है। सोप से रिलेटेड याद रखिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है जिप्सम से, जब जिप्सम को 373 केल्विन पे गर्म करते हैं तो जिप्सम से बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। अभी कितनी बार हमने लिख दिया, देखो ये जो है हमारा द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, देखो ये क्या है? तो जिप्सम का फॉर्मूला, तो ये आंसर नहीं होगा। कैल्शियम, ये हमारा कैल्शियम सल्फेट, हेमीहाइड्रेट, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज फाउंड इन एंट स्टिंग? फॉर्मिक एसिड या मिथेनोइक एसिड भी कहते हैं इसको, तो आंसर फॉर्मिक एसिड। बच्चों आप, आई होप कि आपको ये एमसीक्यू बहुत हेल्पफुल लगा हो, क्योंकि जब चैप्टर पढ़ने के बाद आप एमसीक्यू करते हो तो और ज्यादा मजा आता है, और ज्यादा कॉन्फिडेंस बनता है आपको, तो इसीलिए आप चैप्टर को जरूर देखिएगा, और चैप्टर को देखने के बाद ये एमसीक्यू एक बार और करिएगा तो और ज्यादा चीजें पक्की हो जाएंगी, और दिमाग में एक चैप्टर की टेंशन खत्म। आपका जो भी एंट्रेंस है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, एंट्रेंस 11th के लिए, या फिर जामिया मिल्लिया इस्लामिया के अंदर आप एंट्रेंस देने जा रहे हो, या फिर किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने जा रहे हो, उसके अंदर जो जीएस का पार्ट होता है, आप इसके अंदर से ये वाला पार्ट उठा के पढ़ सकते हो, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। एक एक चीज एनसीईआरटी का निचोड़ मैं बताने वाला हूं, हर क्लास, हर चैप्टर का। तो इस चैप्टर, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और शेयर भी कर सकते हैं, शेयर करेंगे तो नॉलेज आपकी और बढ़ेगी, ठीक है। और दूसरों की मदद करनी चाहिए वैसे भी, ठीक है। मिलते हैं, थैंक यू सो मच नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।